नमस्कार दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है जो एक महत्वपूर्ण विषय कंपाइलर डिज़ाइन के पार्सिंग पर आधारित है। मैं हूं अनामिका सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलई से, और अगले 40 मिनट में हम पार्सिंग क्या होती है, उसके क्या विभिन्न प्रकार हैं और बॉटम अप पार्सिंग और उसके विभिन्न रूपों पर गहराई से नज़र डालेंगे। तो हम शुरू करते हैं पार्सिंग का परिचय। बेसिकली पार्सिंग होता क्या है? पार्सिंग, आइए मूलभूत बातों से हम शुरू करते हैं। पार्सिंग वास्तव में है क्या? पार्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें टोकन्स की एक श्रृंखला का विश्लेषण किया जाता है ताकि उसकी व्याकरणिक संरचना निर्धारित की जा सके। टोकन कहाँ से मिलते हैं, टोकन की सीक्वेंस या श्रृंखला कहाँ से मिलती है, उसको अभी हम एक डायग्राम के थ्रू और विचार करेंगे। यह संकलन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है जहां उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए स्रोत या कोड को मशीन कोड या मध्यवर्ती रूप से अनुवादित किया जाता है। तो पार्सिंग का मतलब एक बेसिक, उसमें हम समझें कि आपने एक इंग्लिश का, अंग्रेजी का एक सेंटेंस, एक वाक्य बना लिया। अब वो वाक्य आपका सही है या नहीं, उसमें ग्रामर के अनुसार सारी चीज़ें हैं या नहीं, उसको चेक करने का काम कौन करता है? पार्सर करता है। और जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं पार्सिंग। पार्सिंग में आपको एक टोकन्स की सीक्वेंस या श्रृंखला मिलती है, जिसका आप विश्लेषण करते हो, उसको चेक करते हो कि जो भी आपकी लैंग्वेज है, ग्रामर है, उसके अनुरूप वो है या नहीं। अगर होती है तो हम आगे बढ़ते हैं और नहीं होती है तो वहीं पर एक त्रुटि संदेश के साथ उसको ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली पार्सर आपका है क्या? पार्सर एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए स्रोत कोड या सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना या अनुवादित करने का एक माध्यम है। आपने कुछ लिखा, आप लिखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मशीन समझ सके। मशीन के समझने लायक उसको कन्वर्ट करने का काम या अनुवादित करने का काम कौन करता है? पार्सर करता है। पार्सिंग के दौरान पार्सर यह जांचता है कि इनपुट प्रोग्रामिंग भाषा के व्याकरण के अनुरूप है या नहीं। यदि इनपुट मान्य है तो पार्सर एक पार्स ट्री या सिंटेक्स ट्री उत्पन्न करता है जो कोड की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इनपुट अमान्य है तो पार्सर एक त्रुटि संदेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपके पास जो इनपुट आ रहा है, जिस भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक की अपनी एक व्याकरण होती है, ग्रामर होती है। तो उस ग्रामर के अनुरूप आप चेक करोगे कि वो है या नहीं। अगर ग्रामर के अनुरूप वो है, मान्य है इनपुट, तो उससे आप जाओगे किसमें? पार्स ट्री में या सिंटेक्स ट्री आप उसका बनाओगे, जिसके थ्रू आप कोड की संरचना करते हो। अगर आपका इनपुट अमान्य है, इनपुट अमान्य कब होगा? जब वो प्रोग्रामिंग भाषा के व्याकरण के अनुरूप नहीं है। तो पार्सर एक त्रुटि संदेश या एरर मैसेज आपके लिए उत्पन्न करेगा। एक ये यहाँ पर डायग्रामेटिकली हम समझते हैं। पार्सर के पास जो इनपुट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पार्सर के पास इनपुट आ रहा है लेक्सिकल एनालाइजर से। हमने बात की कि पार्सर के पास एक इनपुट आता है जिसको वो चेक करता है, जिसकी वो जांच करता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की व्याकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। पर वो इनपुट आया कहाँ से? जो एक हमने टोकन की श्रृंखला की बात की है, वो टोकन की श्रृंखला बनाई किसने? एक सेंटेंस की जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से आया? वो आता है आपका लेक्सिकल एनालाइजर से। तो लेक्सिकल एनालाइजर से जो एक टोकन की सीक्वेंस या श्रृंखला आती है, जो इनपुट आता है, उसको पार्सर जांच करता है। पार्सर जांच करने के बाद ये फाइंड आउट करता है या निकालता है, उससे एक संकलन निकालता है कि उसमें कोई त्रुटि है या नहीं। अगर वो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, वेदर वो आपकी सी है, C++ है, जावा है, उसकी ग्रामर या व्याकरण के अनुरूप है, तो क्या बनेगा? एक पार्स ट्री की संरचना होगी। अगर ग्रामर में कोई त्रुटि है, एरर है, तो आपके पास पार्सर एक एरर मैसेज भेज देगा और उसको वो आगे कंटिन्यू करेगा।
अब यहाँ पर हम देखते हैं पार्सिंग के प्रकार। तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि पार्सर का क्या काम है, इनपुट को चेक करना, इनपुट की जांच करना कि वो आपकी व्याकरण के अनुरूप है या नहीं, ग्रामर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा है तो एक त्रुटि मैसेज, एरर मैसेज के साथ आप आगे बढ़ जाते हो, और अगर ग्रामर आपकी संतुष्ट हो रही है, व्याकरण आपकी संतुष्ट हो रही है, तो एक पार्स ट्री का निर्माण होता है। अब आते हैं पार्सिंग के प्रकार। पार्सिंग को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक प्रकार होता है टॉप डाउन पार्सिंग और दूसरा प्रकार होता है बॉटम अप पार्सिंग। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हमको आगे फोकस करना है वो है बॉटम अप पार्सिंग। इन श्रेणियों को भी उप प्रकार और तकनीकें होती हैं। हर एक के टॉप डाउन के भी अपने उप प्रकार हैं, बॉटम अप के भी अपने उप प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम एक बिल्कुल संक्षेप में टॉप डाउन पार्सिंग को देखते हैं। टॉप डाउन पार्सिंग ट्री की जड़ से शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हम ट्री की बात कर रहे हैं। पार्स ट्री हम बहुत देर से देख रहे हैं कि अगर पार्सर आपके इनपुट की व्याकरण संतुष्ट हो रही है तो पार्सर एक ट्री को जनरेट कर रहा है, एक ट्री की संरचना कर रहा है। तो ट्री क्या होता है? ट्री की शुरुआत होती है जड़ से और कहाँ पर जाकर खत्म होता है? पत्तियों तक खत्म होता है। तो उसको भी हमको यहाँ पर वैसा ही विजुअलाइज करना है कि टॉप डाउन पार्सिंग पार्स ट्री की जड़ से शुरू होती है और पेड़ को शीर्ष से नीचे की ओर पत्तियों तक बनाने का प्रयास होता है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? जड़ से या स्टार्टिंग सिंबल से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ तक हो रहा है? पत्तियों तक खत्म हो रहा है, या जिनको आप कहते हो टर्मिनल्स या सिंबल्स। पार्सर व्याकरण के प्रारंभिक प्रतीक से शुरू करता है। प्रारंभिक प्रतीक का मतलब होता है आपका स्टार्टिंग सिंबल। कहाँ से व्याकरण शुरू हो रही है, कहाँ से बनाना शुरू हो रहा है? पेड़ की रूट से या प्रारंभिक सिंबल या प्रारंभिक प्रतीक से शुरू कर रहा है। उत्पादन नियमों को लागू करके इनपुट स्ट्रिंग से मेल खाने की कोशिश करता है। वहां पर कुछ उत्पादन नियमों को जांचा जाता है और इस तरह से आप स्टार्टिंग सिंबल या प्रारंभिक प्रतीक से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हो। टॉप डाउन पार्सिंग की दो प्रमुख विधियां हैं। एक होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और एक होता है नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग एक सरल विधि है जो इनपुट को प्रोसेस करने के लिए रिकर्सिव प्रक्रियाओं का एक सेट उपयोग करती है। अब रिकर्सिव प्रक्रियाएं यहाँ पर क्या है? रिकर्सिव प्रक्रियाओं में दो प्रक्रिया होती हैं। एक होती है आपकी ब्रूट फोर्स एनालिसिस और एक होती है आपकी बैक ट्रैकिंग एनालिसिस। तो इन दो रिकर्सिव प्रक्रियाओं का यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में पार्स ट्री का निर्माण होता है। व्याकरण में प्रत्येक गैर टर्मिनल का पार्सर में एक संबंधित प्रक्रिया होती है। पार्सर इन प्रक्रियाओं को पुनरावृत्ति से कॉल करके इनपुट को व्याकरण नियमों से मेल खाने की कोशिश करता है। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग एक ऐसी बॉटम अप पार्सिंग है, विधि है, सरल विधि है, सिंपल विधि है, जिसमें रूट से शुरू करते हुए आप कहाँ तक जाते हो? टर्मिनल्स तक जाते हो। टर्मिनल्स तक जा रहे हो, टर्मिनल्स यानी यहाँ पर क्या है? पेड़ की जड़ से पेड़ की पत्तियों तक जा रहे हो। कौन सी यहाँ पर टेक्निक यूज होती, कौन सी आपकी विधि यूज होती है, यहाँ पर इस्तेमाल होती है रिकर्सिव प्रक्रियाएं। रिकर्सिव प्रक्रियाओं का मतलब होता है यहाँ पर ब्रूट फोर्स टेक्निक और बैक ट्रैकिंग टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हुए पार्स ट्री का निर्माण करते हो। हालांकि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में एक महत्वपूर्ण कमी है। अब कुछ ना कुछ कमी होगी तभी हम नॉन रिकर्सिव की तरफ जाएंगे, तो पहले उस कमी को देख लेते हैं। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में एक महत्वपूर्ण कमी है, यह व्याकरण में बाएं पुनरावृत्ति लेफ्ट रिकर्जन को संभाल नहीं सकती। लेफ्ट डेरिवेटिव को यहाँ पर हैंडल नहीं किया जा सकता। बाएं पुनरावृत्ति तब होती है जब व्याकरण में गैर टर्मिनल उत्पादन के पहले प्रतीक के रूप में अंततः खुद को उत्पन्न कर सकता है, जिसमें अनंत पुनरावृत्ति हो सकती है। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग की एक बहुत बड़ी कमी हमको क्या मिली कि इसमें बाएं पुनरावृत्ति को संभाला नहीं जा सकता, हैंडल नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद हम आते हैं नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग।
रिकर्सिव पार्सिंग, दूसरा नॉन रिकर्सिव है। नॉन रिकर्सिव का दूसरा नाम है प्रेडिक्टिव पार्सिंग। प्रेडिक्टिव पार्सिंग में हम उसी कमी को दूर करेंगे जो हमको रिकर्सिव पार्सिंग में मिली थी। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग की सीमाओं को पार करने के लिए हमारे पास प्रेडिक्टिव पार्सिंग है। जो भी कमियां आ रही थी, लेफ्ट डेरिवेशन वाली वहां पर कमी आ रही थी, बाई पुनरावृत्ति वाली कमी आ रही थी, उसको हमने प्रेडिक्टिव पार्सिंग में दूर किया है। यह विधि उत्पादन नियम को लागू करने की भविष्यवाणी के लिए लुक अहेड टोकन्स का उपयोग करती है। यहाँ पर कोई भी ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी या आपकी बैक ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता। यहाँ पर आगे के लिए लुक अहेड टोकन्स का उपयोग करने वाली प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए पार्स ट्री का निर्माण होता है। पार्सर एक लुक अहेड पॉइंटर का उपयोग करके अगले इनपुट टोकन को देखता है और उसके आधार पर निर्णय लेता है। समस्या कहाँ आ रही थी प्रेडिक्टिव पार्सिंग में? लेफ्ट रिकर्जन की समस्या आ रही थी। लेफ्ट रिकर्जन को वो संभाल नहीं पा रहा था। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग लेफ्ट रिकर्जन की समस्या को समाप्त करती है और अधिक कुशल पार्सिंग प्रक्रिया प्रदान करती है। तो हमारी रिकर्सिव पार्सिंग की जो समस्या थी लेफ्ट रिकर्जन, उसको प्रेडिक्टिव पार्सिंग या नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग में सकुशल अधिक कुशल पार्सिंग प्रक्रिया प्रदान करती है। हालांकि इसके लिए व्याकरण का एक विशिष्ट रूप में होना आवश्यक है जिसे LL1 व्याकरण कहा जाता है। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग के पास कोई मेथड्स तो है नहीं, कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, कोई आपके पास कुशल प्रक्रिया तो है नहीं जैसे कि ब्रूट फोर्स और बैक ट्रैकिंग है। साथ में उसको लेफ्ट रिकर्जन की जो समस्या आ रही थी प्रेडिक्टिव इसके पहले वाली पार्सिंग में, उसको भी कुशल ढंग से सही प्रदान करना है। तो उसके लिए एक व्याकरण एक विशिष्ट रूप में होना आवश्यक है जिसे LL1 व्याकरण कहा जाता है। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग किस पे काम करती है, किसकी मदद से पार्स ट्री का निर्माण करती है? LL1 व्याकरण की मदद से, जहां पार्सर केवल एक लुक अहेड टोकन का उपयोग करके अगले कदम का निर्णय कर सकता है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर जो हमारा मेन हेडिंग है, दैट इज बॉटम अप पार्सिंग। अब आइए पार्सिंग की दूसरी प्रमुख श्रेणी बॉटम अप पार्सिंग पर आते हैं। बॉटम अप पार्सिंग इनपुट प्रतीकों से शुरू होती है और पेड़ की पत्तियों से ऊपर की ओर जड़ तक बनाने का प्रयास करती है। पार्सर उत्पादन नियमों को उल्टा लागू करके इनपुट स्ट्रिंग को व्याकरण के प्रारंभिक प्रतीक तक घटाने की कोशिश करता है। अभी हमने टॉप डाउन पार्सिंग देखा जो जड़ से शुरू होते हुए पत्तियों तक जा रही थी, यानी स्टार्ट सिंबल या प्रारंभिक प्रतीक से होते हुए आपके नॉन टर्मिनल्स तक जा रही थी या पत्तियों तक जा रही थी। बॉटम अप पार्सिंग इसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ पर कहाँ से शुरुआत होती है? पेड़ की पत्तियों यानी टर्मिनल से शुरुआत होती है और वो रूट तक यानी जड़ तक जाती है, यानी स्टार्टिंग सिंबल तक या प्रारंभिक प्रतीक तक जाती है। तो यहाँ पर पूरी उल्टी प्रक्रिया होती है। अगर हम टॉप डाउन पार्सिंग से इसकी तुलना करें, पार्सर एक उत्पादन नियमों को उल्टा करके, यहाँ पर पार्सर क्या कर रहा है, जो भी उत्पादन नियम हमने वहां पर इस्तेमाल किए थे उनको उल्टा करके इनपुट स्ट्रिंग को व्याकरण के प्रारंभिक प्रतीकों तक घटाने की कोशिश करता है। हमने टर्मिनल से या लीफ नोड से शुरू किया और आप कहाँ तक गए? जड़ तक गए या स्टार्टिंग सिंबल तक गए। बॉटम अप पार्सिंग टॉप डाउन पार्सिंग की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और यह व्याकरण की विस्तृत श्रृंखला को संभाल सकती है। यहाँ पर दोनों की हम तुलना करें तो बॉटम अप पार्सिंग टॉप डाउन पार्सिंग की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली देती है और एक व्यापक श्रृंखला है, एक बिग स्कोप है व्याकरण का, ग्रामर का, जिसको वो हैंडल कर सकती है, संभाल सकती है, जिसमें वे व्याकरण भी शामिल हैं जो LL1 नहीं है। LL1 का इस्तेमाल हम करते हैं टॉप डाउन पार्सिंग में, तो LL1 के अलावा बहुत सारी व्याकरण को बॉटम अप पार्सिंग संभाल सकती है, उसमें वो इन्वॉल्व है। हालांकि इसे लागू करना भी अधिक जटिल है। तो ये तो बात होती है कि अगर टॉप डाउन पार्सिंग आपको सिंपल दे रही है, बॉटम अप पार्सिंग का एक बड़ा स्कोप, एक बड़ा दायरा है, बड़ी श्रृंखला है जिसमें व्याकरण की एक बड़ी श्रृंखला को वो संभाल सकती है, तो शक्ति के साथ और दायरे के साथ कुछ जटिलताएं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज तो आती ही हैं।
यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बॉटम अप पार्सिंग में शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है, जिसमें एलआर पार्सिंग के अंदर विभिन्न तरह के पार्सर आते हैं, जैसे कि एसएलआर पार्सिंग, एलआर पार्सिंग, एलए, आईआर पार्सिंग और भी काफ़ी सारे जो इसके टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे। बॉटम अप पार्सिंग के प्रकार। बॉटम अप पार्सिंग की कई तकनीकें हैं जिसमें सामान्य है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, एलआर पार्सिंग, एसएलआर पार्सिंग, एलएआर पार्सिंग और कैनोनिकल एलआर पार्सिंग। इनमें सबसे शक्तिशाली होती है कैनोनिकल एलआर पार्सिंग। तो यहाँ पर ये आपके 5 सब टॉपिक्स हैं बॉटम अप पार्सिंग के अंदर, जिनको हम देखेंगे। बॉटम अप पार्सिंग के ये उप प्रकार है जिनको हम एक के बाद एक यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आता है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग बॉटम अप पार्सिंग का सरल रूप है। अगेन मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से आप देख लो बॉटम अप पार्सिंग होता क्या है। यहाँ पर हम एक पार्स ट्री का निर्माण कर रहे हैं, संरचना कर रहे हैं। पार्स ट्री में हम आप जैसे नॉर्मल ट्री होता है उसकी बात ले तो एक रूट होती है जहाँ से स्टार्ट होता है बनना, क्रिएशन स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, पत्तियों तक जाता है। तो यहाँ पर बॉटम अप पार्सिंग में क्या विधि आप इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे आप पार्स ट्री का निर्माण कर रहे हो। आप शुरुआत कर रहे हो पत्तियों से और कहाँ तक जा रहे हो, आप उसको रिड्यूस करते हुए आप जड़ों तक जा रहे हो। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग इसकी पहली विधि है जो बॉटम अप पार्सिंग के अंदर आती है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग बॉटम अप पार्सिंग का एक सरल रूप है। सबसे सिंपलेस्ट बॉटम अप पार्सिंग जो होती है, सबसे सरल जो पार्सिंग होती है, उसको हम कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। यह प्रतीकों को स्टोर करने के लिए एक स्टैक का उपयोग करती है और स्टैक को नियंत्रित करने के लिए शिफ्ट और रिड्यूस नामक कार्यों का सेट उपयोग करती है। यहाँ पर 2 तरह के ऑपरेशंस आपके आएंगे, 2 तरह के आपके कार्य आएंगे। एक होता है शिफ्ट कार्य और एक होता है रिड्यूस कार्य। शिफ्ट कार्य का मतलब होता है कि जो स्टैक होती है, स्टैक आप लोगों को सभी को पता है, स्टैक एक तरह का आपका मेमोरी में रखने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम जो मेमोरी में स्टोरेज के लिए प्रणाली यूज़ करते हैं वो होती है स्टैक। तो स्टैक में कैसे प्रतीकों को स्टोर करें, प्रतीक किसको हम बोलेंगे, प्रतीक यानी पेड़ की हमारी पत्तियाँ, है ना। पत्तियों को आप कैसे 1 बाय 1 टर्मिनल्स को स्टैक में डालोगे, वो किस ऑपरेशन से होगा, किस विधि से होगा, शिफ्ट से होगा। शिफ्ट कार्य आपका टर्मिनल्स को कहाँ पर स्टोर कर रहा है, कहाँ भेज रहा है, एक के बाद एक स्टैक में भेज रहा है। तो एक आपकी एक विधि हो गई आपकी शिफ्ट। अब दूसरा इसी का पार्ट क्या है, रिड्यूस है। रिड्यूस ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, रिड्यूस का मतलब होता है कि कार्यों का सेट बनाना। रिड्यूस का मतलब होता है कि जो आपका नॉन टर्मिनल, जो भी आपका सिंबल है उसको आपको नॉन टर्मिनल के थ्रू रिप्लेस कराना, उससे स्वैप कराना या उससे चेंज कराना, उसकी जगह उसको परिवर्तित करना। किसको परिवर्तित कर रहे हो आप रिड्यूस कार्य से, रिड्यूस कार्य से आपके जो सिंबल हैं यानी पत्तियां हैं उनको आप नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो या उनमें बदल रहे हो। तो यहाँ पर शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग जो सबसे सरल बॉटम अप पार्सिंग है उसमें हमने 2 कार्य देखे, 2 कार्य। एक कार्य शिफ्ट जिसके थ्रू आप स्टैक में आप जो भी आपके सिंबल्स हैं उनको डालते हो एक के बाद एक। रिड्यूस का मतलब होता है जो भी आपके सिंबल हैं या टर्मिनल्स हैं उनको नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करना या उनकी जगह उनको रखना। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग बॉटम अप पार्सिंग का एक सरल रूप है जिसमें शिफ्ट और रिड्यूस नामक कार्यों का सेट उपयोग किया जाता है। शिफ्ट क्रिया अगला इनपुट प्रतीक स्टैक में डालती है, जबकि रिड्यूस क्रिया उत्पादन नियम के अनुसार स्टैक पर प्रतीकों को गैर टर्मिनल में बदल देता है। पार्सर इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखता है जब तक वह पूरे इनपुट को प्रारंभिक प्रतीक में रिड्यूस ना कर दे, जब तक वह किसी सिंटैक्स त्रुटि का पता ना लगा ले। अभी यहाँ हम बोल रहे हैं 2 तरह के कार्य हो रहे हैं। एक शिफ्ट कार्य हो रहा है जिससे इनपुट प्रतीक को, इनपुट सिंबल को आप स्टैक में डाल रहे हो, और रिड्यूस से आप रिड्यूस के अनुसार आप स्टैक पर प्रतीकों को गैर टर्मिनल में बदल देते हो।
यहाँ पर आप स्वैप कर रहे हो सिंबल्स की नॉन टर्मिनल से। तो ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कोई त्रुटि का पता ना लगे। त्रुटि आई तो ये प्रक्रिया रुक गई, एरर आई तो भाई एरर मैसेज देके प्रक्रिया यहाँ पर रुक गई, या फिर अगर एरर नहीं आता है तो ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक प्रारंभिक प्रतीक या स्टार्टिंग सिंबल या रूट तक आप रिड्यूस ना कर ले। इसके बाद आती है दूसरी पार्सिंग, एलआर पार्सिंग। एलआर पार्सिंग का अर्थ है इनपुट को बाएं से दाएं स्कैनिंग के साथ दाएं से बाएं व्युत्पत्ति। एल और आर, यहाँ पर दो आपके अल्फाबेट्स आ रहे हैं, एक है एल और एक है आर। एल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। एल का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। स्कैनिंग आपकी कैसे हो रही है? बाएं से दाएं हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है। अब आर का क्या मतलब होता है? आर यानी होता है राइट से लेफ्ट व्युत्पत्ति। जो भी आपका डेरिवेशन हो रहा है वो किसे हो रहा है? राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो ये दोनों शब्द, ये दोनों अल्फाबेट से मिलकर आपका क्या बनता है? एल आर पार्सिंग। एल बाएं से दाएं स्कैनिंग और आर दाएं से बाएं व्युत्पत्ति। एलआर पार्सिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर से अधिक शक्तिशाली होते हैं और व्याकरणों की एक व्यापक श्रेणी को संभाल सकते हैं। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर हमने देखा बॉटम अप पार्सर का एक ऐसा रूप है जो बहुत साधारण रूप है, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ भी जटिलता वहां पर नहीं है। तो जटिलता नहीं है, सिंपल है, यानी थोड़ा सा व्यापक श्रेणी भी नहीं होगी, व्याकरण की एक सर्टेन रेंज होगी, एक दायरा उसका काफ़ी छोटा होगा। लेकिन हमारे जो एलआर पार्सिंग है जिसमें एल का मतलब होता है बाएं से दाएं स्कैनिंग और आर का मतलब होता है दाएं से बाएं व्युत्पत्ति, वो अधिक शक्तिशाली होते हैं और व्याकरण की एक व्यापक रेंज को, एक व्यापक श्रेणी को संभाल सकते हैं। एलआर पार्सिंग एक अधिक परिष्कृत पार्सिंग तालिका का उपयोग करता है जो पार्सर का निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ पर भाई हम काम कैसे करेंगे? एक आपके पास यहाँ पर होगा पार्सिंग टेबल। एलआर पार्सिंग एक बहुत बड़े पार्सिंग टेबल का इस्तेमाल करता है जो पार्सर को आगे निर्णय लेने में हेल्प करता है, मार्गदर्शन करता है। तालिका में राज्यों और कार्यों का एक सेट होता है जहां प्रत्येक राज्य पार्सिंग प्रक्रिया में एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। पार्सर वर्तमान राज्य और लुक अहेड टोकन का उपयोग करके यह निर्णय लेता है कि शिफ्ट और रिड्यूस या इनपुट स्वीकार करना है या नहीं। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है पार्सर तालिका के माध्यम से जो मार्गदर्शन हो रहा है उसमें लुक अहेड टोकन का एक बहुत बड़ा, एक अहम रोल है, एक अहम उपयोग है जिसके थ्रू ये निर्णय लिया जाता है कि शिफ्ट ऑपरेशन, रिड्यूस ऑपरेशन या इनपुट को स्वीकार करना है या नहीं करना है। इसके बाद दूसरा एक आता है एसएलआर पार्सिंग। अभी हमने देखा एलआर पार्सिंग जो आपका स्कैनिंग कर रहा था लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, और साथ में व्युत्पन्नता कर रहा था कैसे? राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं। अब आती है एसएलआर पार्सिंग। एसएलआर पार्सिंग या सिंपल एलआर पार्सिंग एलआर पार्सिंग का एक सरलीकृत संस्करण है। भाई एलआर पार्सिंग में हम देखा कि एक वो व्यापक ग्रामर की रेंज को कवर करता है, ग्रामर की बहुत बड़ी व्यापक श्रृंखला है, कुछ जटिलताएं भी होंगी, तो उसका एक सिंपल वर्जन हमने बना लिया या एक सरलीकृत संस्करण बना लिया जिसको हम कहते हैं एसएलआर पार्सिंग। यह एक छोटी पार्सिंग तालिका का उपयोग करती है और इसे लागू करना आसान होता है। एलआर पार्सिंग में एक व्यापक पार्सिंग तालिका थी, एक बड़ा पार्स टेबल था। यहाँ पर एक छोटा पार्स टेबल का हम इस्तेमाल करते जिसको लागू करना, जिसको अप्लाई करना आसान या इजी होता है। हालांकि यह पूर्ण एलआर पार्सिंग की तुलना में कम व्याकरण को संभाल सकती है। अब साधारण है, उसका एक सिंपल वर्जन है, सरलीकृत संस्करण है, तो बनी बात है कि इसमें व्याकरण की एक कम श्रृंखला आपको देखने में मिलेगी। एसएलआर पार्सिंग एक एसएलआर 1 पार्सिंग तालिका का निर्माण करता है। पार्सिंग टेबल बनता है जिसको आप बोलते हो एसएलआर 1, जहां 1 का अर्थ है कि पार्सर एक लुक अहेड टोकन का उपयोग करता है। यहाँ 1 लिखने का क्या मतलब है? जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं एसएलआर 1 का क्या अर्थ है कि पार्सर किसका उपयोग कर रहा है? एक लुक अहेड टोकन का उपयोग कर रहा है। तालिका पार्सर को एलआर पार्सिंग की तरह ही मार्गदर्शन करती है, लेकिन इसमें
कम राज्य और कार्य होते हैं। तो SLR पार्सिंग और LR पार्सिंग दोनों में क्या भाई डिफरेंस समझ में आ रहा है? SLR पार्सिंग LR पार्सिंग का ही एक सरलीकृत संस्करण है, एक इजी इम्प्लीमेंटेशन है जो एक साधारण ढंग से काम करती है, जिसके पास एक छोटी तालिका होती है, छोटी पार्सिंग टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में? LR पार्सिंग की तुलना में। तो यहाँ पर भाई ग्रामर की भी थोड़ा रेंज आपके पास कम है, व्याकरण का एक कम दायरा है LR पार्सिंग के कंपैरिजन या तुलना में। नेक्स्ट आपका जो वर्गीकरण है बॉटम अप पार्सिंग का वो है LALR पार्सिंग। LALR पार्सिंग या लुक अहेड LR पार्सिंग LR पार्सिंग और SLR पार्सिंग के बीच का समझौता है। अभी हमने देखा, एक देखा LR पार्सिंग, एक देखा SLR पार्सिंग। तो इन दोनों का एक बहुत साधारण है जो SLR पार्सिंग, जो इसी का साधारण वर्जन है, साधारण इम्प्लीमेंटेशन है किसका? LR का। LR बहुत व्यापक पार्स टेबल को हैंडल करता है, बड़ी पार्स तालिका होती है। SLR के पास साधारण एक छोटी पार्स तालिका होती है जिसमें वो लुक अहेड टोकन की हेल्प से डिसीजंस लेता है, निर्णय लेता है। तो इन दोनों के बीच का एक हमने क्या बनाया? एक समझौता बनाया कि पार्सिंग जितना जटिल भी ना हो और SLR पार्सिंग में जो ग्रामर की कमी आ रही है, व्याकरण की कमी आ रही है, उसको भी दूर करना हो। तो इन दोनों के बीच का समझौता है आपका LALR पार्सिंग। यह पार्सिंग तालिका में समान राज्यों को मिलाकर SLR पार्सिंग की सरलता और LR पार्सिंग की शक्ति को जोड़ता है। तो यहाँ पर हमने दोनों के जो प्लस पॉइंट थे, एडवांटेजेस थे, जो उनकी एक उनका जो मेन बिग एडवांटेज था उसको ले लिया। SLR पार्सिंग की सरलता ले ली जो आपकी LR पार्सिंग में नहीं थी, और LR पार्सिंग की शक्तियां ले ली जो SLR में नहीं थी। तो इसका जो एक समझौता बना इन दोनों के बीच का, वो बना LALR पार्सिंग। LALR पार्सर्स SLR पार्सर्स की तुलना में व्यापक व्याकरणों को संभाल सकते हैं और पार्सिंग तालिका भी छोटी होती है। यह उन्हें कुशल और शक्तिशाली दोनों बनाती है और इसीलिए LALR पार्सिंग कई आधुनिक कंपाइलरों में लोकप्रिय विकल्प है। भाई साधारण वाला भी कैरेक्टरिस्टिक आ गई, आपकी विशेषता आ गई, और साथ में व्याकरण भी व्यापक हो गई। तो दोनों के अच्छी अच्छी चीज़ें इनने ले ली, एडवांटेजेस ले लिए। तो ये पार्सर्स जो होते हैं LALR पार्सर्स, ये ज़्यादातर मॉडर्न कंपाइलर्स में या आपके लोकप्रिय कंपाइलर्स में इस्तेमाल में किए जाते हैं। अब एक आता है हमारा कैनोनिकल LR पार्सिंग। अंत में बॉटम अप पार्सिंग को हम जो उप प्रकार हैं उनको समाप्त करते हुए लास्ट श्रेणी की तरफ जाते हैं जो कहलाता है कैनोनिकल LR पार्सिंग। अंत में हमारे पास कैनोनिकल LR पार्सिंग है जो LR पार्सिंग का सबसे शक्तिशाली और जटिल रूप है। जटिल रूप है, इन्हें क्या हुआ भाई? स्ट्रेंथ के साथ, शक्ति के साथ क्या आती है? जटिलता भी आती है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ आ रही है तो कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती है। तो यहाँ पर कैनोनिकल LR पार्सिंग LR पार्सिंग का सबसे शक्तिशाली और जटिल रूप है। मोर स्ट्रेंथ इट इज हैविंग, और साथ में कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें आती है। कैनोनिकल LR पार्सिंग एक पूर्ण LR1 पार्सिंग तालिका का उपयोग करती है। पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। बड़ी पार्स टेबल या पार्स तालिका का यहाँ पर उपयोग होता है जो सभी संभावित राज्यों और लुक अहेड टोकन्स पर विचार करती है। भाई स्ट्रॉन्ग बनाया है आपने, शक्तिशाली बनाया है, आपका जो पार्स टेबल होगा या पार्सिंग तालिका होगी वो बहुत बड़ी होगी जिसमें सारे राज्य और सारे लुक अहेड टोकन्स आपको मिलेंगे। हालांकि कैनोनिकल LR पार्सर्स व्याकरण की सबसे बड़ी रेंज को संभाल सकते हैं। उनकी पार्स तालिकाएं काफ़ी बड़ी होती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लुक अहेड टोकन्स हैं, ज़्यादा ग्रामर है, ज़्यादा राज्य है आपकी व्याकरण के अंदर, तो बनी बात है कि आपका जो पार्सर टेबल होगा या पार्सिंग तालिकाएं होंगी वो बहुत बड़ी हो जाएंगी, बहुत ह्यूज हो जाएंगी, जिससे इन्हें लागू करना अधिक चुनौतीपूर्ण और मेमोरी के उपयोग के मामले में कम कुशल हो सकता है। अब इम्प्लीमेंट करना है आपको, इसको लागू करना है, तो लागू करना एक बड़ी चीज़ को अपने साथ जटिलताएं लाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ लाता है, और साथ में जो मेमोरी होती है जहाँ पर आप डेटा का स्टोरेज करते हो, डेटा को रखते हो,
वो भी आपका ज़्यादा उपयोग में आता है, तो इससे आपकी कुशलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बावजूद वे उन परिस्थितियों में उपयोग में किए जाते हैं जहां अधिकतम पार्सिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, बड़ी जगह पर जहां पर ज़्यादा पार्सिंग शक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वहां पर कैनोनिकल पार्सर्स का आप इस्तेमाल करते हैं। तो कैनोनिकल पार्सर क्या है, पार्सर्स क्या है, आपकी एक सबसे बड़ी व्याकरण को संभालने वाली, बड़ी व्याकरण की रेंज को संभालने वाली पार्सिंग प्रक्रिया है, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी पार्सिंग तालिकाओं का इस्तेमाल होता है। अब बड़ी पार्सिंग तालिका है तो उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आती है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन या लागू करना होता है वो ज़्यादा जटिल होता है, और बहुत अधिकतम पार्सिंग की शक्ति की ज़रूरतों के लिए ही इस तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालते हैं। संक्षेप में, पार्सिंग संकलन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि स्रोत कोड व्याकरणिक रूप से सही है और इसे मशीन कोड में अनुवादित किया जा सकता है। दो प्रकार हमने देखे, टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग, उनके भी कई प्रकार देखे, और बॉटम अप पार्सिंग पे आज हमने फोकस किया। उनमें हमने विभिन्न तरह की पार्सिंग के उप प्रकार देखे। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन ने आपको पार्सिंग और कंपाइलर डिज़ाइन में इसकी महत्ता के बारे में स्पष्ट समझ प्रदान की है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं आपके साथ हमारे अगले सत्र में मिलने की आशा करती हूँ, जहाँ हम कंपाइलरों की दिलचस्प दुनिया में और भी गहराई से उतरेंगे। नमस्कार।